हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके BHDLA 135 यानी कि हिंदी भाषा विविध प्रयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक पहला है वो ये है कि हमें बताना है वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया था वो ये था कि आपको टिप्पणी लिखनी थी जिसमें आपका टॉपिक था कि व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है इसके अंदर कि वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र। सबसे पहले आप लोग वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जिसमें आप लोग बताएंगे कि वाणिज्य और व्यापार का जो क्षेत्र है वह हमारे जीवन का एक बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आजकल जो व्यापार का क्षेत्र है हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया, एक वास्ट एरिया, वास्ट पॉपुलेशन को उसने कवर किया हुआ है। चाहे हम देखें कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है और आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, तो ये सारा जो है इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, व्यापक हो गया है और इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों से होता है। अब समाज में कोई भी व्यक्ति हो, व्यापार के क्षेत्र से उसका संबंध रहता है। किसी न किसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग तो ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो दूसरी ओर इसका विस्तार किसी भाषा भाषी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित ना होकर अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो व्यापार का क्षेत्र है वह केवल अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तक भी फैला रहता है। हिंदी काफ़ी समय से देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और इस संपर्क की सर्वाधिक ज़रूरत व्यापार के क्षेत्र में रही है। तो हमने क्या देखा कि जो हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो शुरू में राजभाषा भी मतलब हमारे देश की राजभाषा है। स्टार्टिंग में 15 सालों के लिए जो आपकी इंग्लिश है उसको राजभाषा नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद कई सारे स्टेट्स ने चेंजेस कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वह एक संपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। इस संपर्क की सर्वाधिक जरूरत व्यापार के क्षेत्र में रही है, इसलिए इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग काफ़ी हद तक परंपरागत है। साथ ही औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दावली का भरपूर समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य दे रखा है। ठीक है, तो क्या है, लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीजक, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बहियां हैं, लेन देन और बीजक, ये सारे के सारे जो शब्द थे ये हमारे परंपरागत हिंदी में यूज़ किए जाने वाले शब्द थे। परंपरागत हिंदी में जब हम लोग हिसाब किताब करते थे तो इन शब्दों का यूज़ किया करते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिकॉर्ड, बिल और कैश मेमो, तो ये इंग्लिश भाषा के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हिंदी है उसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी हमें मिश्रण देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम अखबार या अखबार का बाजार से संबंधित कॉलम पढ़ते हैं तो उनमें व्यापार की खास परंपरागत भाषा शैली भी दिखाई देती है। तो अब जब आप लोग अखबार पढ़ते हो और अखबार की जो हिंदी होती है और वहाँ पर भी अगर आप लोग वो वाला कॉलम पढ़ोगे जहाँ पर हमें व्यापार की न्यूज़ मिलती है तो वहाँ पर हमें हिंदी भाषा का एक डिफरेंट रूप देखने के लिए मिलता है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जैसे कि सोने की कीमतों में भारी उछाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये नहीं लिखा कि जो सोना है उसकी कीमतें बढ़ गई, बल्कि क्या लिखा कि सोने की कीमतों में क्या हो गया है, भारी उछाल हो गया है। तो नई दिल्ली 4 अक्टूबर, अमर उजाला। शेयरों में गिरावट और रुपए में कमजोरी के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार में सोना 555 रुपये महंगा होकर प्रति 10 ग्राम 32,000 रुपये पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर ये आपके न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है। उछाल जैसा शब्द इसके अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, चांदी जो है वह महंगी हो गई और इतने रुपए किलोग्राम की हो गई, 39,000। अब यहाँ पर है कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी। हो सकता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी पर भी आपके पास नोट लिखने के लिए आ जाए, तो इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं।
तो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल में तो काफी विकसित थी, किंतु मध्यकाल में इसमें कोई नया विकास नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर जो भी वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजीज थी, वो हम देखते हैं कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा एंशियंट पीरियड था, जो प्राचीन काल था, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो वहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा न्यू जो है देखने के लिए नहीं मिलता है। संस्कृत भाषा में तो विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरा नहीं रही। तो संस्कृत में हमें विज्ञान का लेखन काफ़ी सारा मिल जाता है, बट हिंदी में हमें नहीं मिलता। तो आधुनिक युग में आकर पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिचय के बाद हिंदी में वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ। फिर बाद में कब शुरू हुआ हिंदी में? आधुनिक काल में शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहण किया गया, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं। तो हमें यहाँ पर क्या उदाहरण मिलता है कि जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली है उसको ही हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है, उसमें ऐसे चेंजेस नहीं किए गए। तो रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है, किसी रासायनिक पदार्थ की उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है। उदाहरण के लिए पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है और उसका रेशियो होता है आपका 2:1, ठीक है। तो संयुक्त होते हैं, तो पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं। तो यह स्थिर रासायनिक संरचना का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर कई सारे हमने क्या देखे हैं, ऐसे वर्ड्स देखे जो कि आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जिन्हें हिंदी में एज इट इज ले लिया गया है, ठीक है। तो ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती, यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम है। तो यहाँ आपने शब्दावली की इस विशेषता के अतिरिक्त एक और बात पर गौर किया होगा कि भाषा में अर्थ की एक खास तरह की सुनिश्चितता है। जैसे संयुक्त शब्द यहाँ मिलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या है यहाँ पर? मिलने का मतलब यहाँ पर संयुक्त है। तो संयुक्त जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है? मिलना। विज्ञान में यह केवल इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। इससे भिन्न प्रयोग आप प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे, जैसे कि संयुक्त निदेशक, संयुक्त सचिव जैसे प्रयोग मिलेंगे। तो प्रशासनिक क्षेत्र में संयुक्त का मतलब कुछ और हो जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त का मतलब कुछ और हो जाता है। इसी तरह ऊष्मा का बहना आम बोलचाल में जल के बहने या किसी अन्य तरल पदार्थ के बहने की तुलना में विशिष्ट और सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ऊष्मा का बहना, ठीक है, यहाँ पर भी उसका मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ और है, वो पानी के बहने जैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है। उसके बाद होती है आपकी कार्यालयी हिंदी। तो कार्यालयी हिंदी का मतलब होता है जो भी आपका प्रशासनिक क्षेत्र है वहां पर हिंदी का यूज। तो प्रशासन का क्षेत्र चूंकि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं वहां पर जो हिंदी यूज की जाती है उसको हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आजादी के बाद ही विकसित हुआ। तो ये वाला रूप हमारा हिंदी का कब विकसित हुआ है? आजादी के बाद, क्योंकि उससे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया हुआ था। तो इससे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान फारसी राजभाषा थी। तो प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? जब हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, ठीक है, उसके बाद। स्वाधीन देश की राजभाषा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। इसी तरह हिंदी भाषा को जो नए दायित्व सौंपे गए उसके अनुरूप शब्दावली और भाषाई मुहावरे का भी विकास उसमें किया गया। तो स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज की पद्धति वही अपनाई गई थी जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान थी, ठीक है। तो ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए थे कामकाज की पद्धति में। अतः इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में जरूरत हुई। यानी कि क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो अंग्रेजी में चली आ रही थी, ठीक है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ी हिंदी में अनुवाद करने की, ठीक है। तो संपूर्ण कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में था। अब जब कार्य हिंदी में होने की बात शुरू हुई तो कार्यविधि साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया जाना जरूरी था। इस तरह कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि अब जो हमारा पुराना जो भी आपकी कार्यालय यहाँ पे साहित्य का मतलब ये है कि जो भी कार्यालय काम होते हैं उनमें जो नियम कानून वगैरह होते हैं वो सब हमने क्या देखे थे? हिंदी में लिखे हुए थे। तो इस वजह से उसका अनुवाद इंग्लिश में लिखे हुए थे, इस वजह से उसका अनुवाद किया गया हिंदी में। कार्यालय हिंदी के स्वरूप को देखने पर हम पाते हैं कि इसमें सरलता, स्पष्टता और
सुबोध गम्यता होना नितांत आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि भाषा उन लोगों की समझ में आना जरूरी होती है जिनके लिए प्रशासन किया जा रहा है, और ये लोग आम जनता हैं। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता को भी समझ में आ जाए। तो कार्यालय की भाषा औपचारिक भाषा भी होती है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा से डिफरेंट होती है। यूं तो विज्ञान की भाषा भी औपचारिक होती है, लेकिन कार्यालयी भाषा की औपचारिकता अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर भी आधारित होती है। अपने से उच्चतर अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी से एक खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। तो जो हमसे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनसे, या जो हमसे निचले अधिकारी होते हैं उनसे हमें एक डिफरेंट तरीके से बात करनी पड़ती है, ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से बात करनी पड़ती है। इसके साथ ही परिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक पत्र का उदाहरण दे रखा है, जिसके अंदर आपको ऐसे पूरा दे रखा है कि उपयुक्त विषय मुझे आपके पत्र, फिर ये डेट्स की पावती भेजने तथा सूचित करने का निर्देश हुआ है कि मामला अभी विचाराधीन है, आवश्यक निर्णय लिए जाने पर आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो शीघ्र जैसा वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो पत्र है इसके अंदर थोड़े से औपचारिक शब्दों का यूज हुआ, जैसे आयात, निर्यात, ठीक है। तो कार्यालय का नाम, पत्र संख्या आदि लिखकर संबंध अधिकारी को पद नाम से संबोधित करते हुए पूरे पत्र में पर्याप्त औपचारिकता अपनाई गई है। मूल सूचना देने के पश्चात क्या लिखा हुआ है? भवदीय और हस्ताक्षर और पदनाम लिखा गया है। इस ढांचागत औपचारिकता के अतिरिक्त वाक्य विन्यास भी औपचारिकता है। जैसे पावती, पावती शब्द है, ठीक है। सूचित करने का निर्देश हुआ है कि मामला विचाराधीन है। इस वाक्य में स्पष्ट है कि पत्र लिखने वाला अधिकारी तो सूचना मात्र दे रहा है, निर्देश देने वाला अधिकारी कोई और है। यहाँ विचाराधीन के स्थान पर विचार किया जा रहा है शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर हमने ये औपचारिक शब्द विचाराधीन का यूज किया है। यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कार्यालय कार्यविधि की परिपाटी के अनुसार विचाराधीन लिखने की औपचारिकता अपनाई गई है। तो पत्र से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कार्यालयी हिंदी है उसके अंदर किस प्रकार से औपचारिकता अपनाई जाती है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं, जिसमें आपको उपसर्ग हो गया आपका, और प्रत्यय या फिर विलोम शब्द, इन सब पे आपको टिप्पणियाँ लिखने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वी उपसर्ग को पढ़ते हैं। तो इस इकाई के अंतर्गत दिए गए पाठ में आपको विभिन्न, विशेष, विचित्र जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग मिलेगा। तो उन शब्दों में हमने वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्दों के पूर्व उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनते हैं। वी उपसर्ग के प्रयोग और उनसे बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका विभिन्न, विशेष और विचित्र, ठीक है। जबकि जो शेष है वो एक अलग शब्द है, चित्र एक अलग शब्द है। जब हम इसके आगे वी उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारे सामने एक नया शब्द आ जाता है। जैसे कि उपसर्ग लगाने से जो है मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। शब्द में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे कि विचित्र, या फिर विपरीत के अर्थ में, जैसे कि विदेश, विजातीय। फिर मूल अर्थ को सीमित अर्थ क्षेत्र ये दे सकता है, जैसे कि विज्ञान। और कभी कभी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि विनाश, ठीक है। नाश और विनाश का मतलब सेम ही हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको ये शब्द दे रखे हैं जिसमें आपको वी उपसर्ग लगाना है, जैसे कि वाद का क्या हो जाएगा? आपका विवाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पक्ष का आपका विपक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनमें वी उपसर्ग लगाना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलोम शब्दों को। तो आपने, जब हम ये इकाई पढ़ते हैं तो हमें इस दिए गए पाठ में आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे कि समानता, असमानता, अमीर, गरीब, धनवान, निर्धन, निम्न, उच्च। तो ये सारे के सारे क्या देखने के लिए मिल रहे हैं हमें? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द बनाने के लिए भी हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ उपसर्ग लगाकर समान का असमान, संभव का असंभव, है ना। स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले अ के स्थान पर अन का उपसर्ग लगाया जाता है। तो जैसे कि ये एक है, ये ए जो है हमारा स्वर होता है ए। तो स्वर वाले जो हमारे शब्द होते हैं, अगर हमें उनका विलोम शब्द बनाना होता है तो उसके आगे हम अन लगाते हैं। तो एक का अनेक, अर्थ का अनर्थ और आदर का अनादर। वी उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि सम का विषम। तो संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार वी, नी आदि के बाद व्यंजन
श और श से षडकोण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि विषाद। स्वतंत्र, नीचे कुछ विलोम शब्द और उनकी रचना बताई गई है। स्वतंत्र, परतंत्र। सापेक्ष, निरपेक्ष। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। धनी का निर्धन और बली का निर्बल। फिर यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिसके आपको विलोम शब्द बताने हैं, जैसे कि उपलब्ध का अनुपलब्ध होता है, ठीक है। सहमत का असहमत होता है। पक्ष, विपक्ष, आय, व्यय, इस प्रकार से विलोम शब्द होते हैं। तो विलोम शब्द पे पूरी टिप्पणी लिखने के लिए आएगी शॉर्ट में, आई थिंक 250 वर्ड्स का आता है वो, तो उसके अंदर आप ये वाला मैटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग संधि को पढ़ेंगे। तो इस इकाई में दिए जा रहे पाठ के पहले पैरा में सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। सर्वोत्तम शब्द का, तो सर्वोत्तम शब्द दो शब्दों से बना है, सर्व जमा उत्तम। इन दोनों शब्दों के मिलने से शब्दों की रचना में अंतर आ जाता है, अर्थात शब्द के पहले खंड का अंतिम अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से मिल गया और दोनों के मेल से एक भिन्न अक्षर बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के संधि विच्छेद दे रखे हैं। एक तो आपको ये देखना है मत अधिकार वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट में ये हमें डबल अ है, तो यहाँ पर हमने आ की मात्रा लगा दी है, ठीक है। फिर स्व इच्छा है, तो इसके अंदर ये क्या बन जाएगा आपका? स्वेच्छा, ठीक है। यहाँ पर क्या लग गया? अ और ई के मिश्रण से आपको ए की मात्रा लगानी है, ठीक है। ए से एडी वाले ए की मात्रा। फिर है सूर्य उदय, तो यहाँ पर आपको अ की साउंड आ रही है और ऊ आ रहा है ना, सूर्य उदय। तो यहाँ पर अ और ऊ से कौन सी मात्रा लगेगी? आपकी ओ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। सो यहाँ पर इसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये स्वर के आधार पर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। फिर आपके ये है वाकीश, तो ये है आपका क और ई से आपका गी बना, त और च से ये वाला च अध चा वाला उच्चारण बना, ठीक है। फिर आपका जगन्नाथ शब्द है, इसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। ये जो है जिसमें आपका विसर्ग लगा जाता है, नी जमा अपेक्ष निरपेक्ष, नी जमा आशा निराशा, दु जमा उपयोग दुरुपयोग, ठीक है। तो ये वाली क्या होती है? आपकी विसर्ग संधि होती है। तो तीनों प्रकार की जो संधि है विद एग्जाम्पल आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है। आपकी विसर्ग संधि, स्वर संधि, और क्या है इसके बाद आपका विलोम शब्द वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपके टॉपिक्स। इसके बाद है बच्चों आपके समास। तो अब आपने पाठ में लोकतंत्र शब्द का कई स्थलों पर प्रयोग मिलेगा। लोकतंत्र जो है दो शब्दों से बना रहता है, लोक व तंत्र से। लोकतंत्र में लोक और तंत्र के मिलने से दोनों रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसमें दोनों शब्दों के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले शब्दों का लोप है। लोक का तंत्र, ठीक है। का जो है इसके अंदर लुप्त हो गया है। सो यहाँ पर अभी और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि दया प्लस सागर यानी दया सागर यानी दया का सागर। स्वतंत्र यानी स्व का तंत्र, स्वतंत्र। गृह युद्ध यानी गृह में युद्ध। धर्म से निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। स्त्री और पुरुष, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं कि ये जो शब्द हैं का, ठीक है, में, से, ये सारे क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और भी दे रखे हैं जिनको आपको सामासिक बनाना है, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली माता और पिता, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इसमें बीच में हाइफन लगा के। कार्य में कुशल, कार्य कुशल, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया है। इसके बाद अभी हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ जो है वो हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पे हम लोग अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।